हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तन्वी सूद हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पारस कैंसर सेंटर में। एंड आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए क्योंकि ये नंबर 1 लीडिंग कॉज है कैंसर का विमेन में। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम बात करें ये कैंसर के क्या रिस्क होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स जब ओपीडी में आते हैं वो जानना चाहते हैं कि ये कैंसर कैसे प्रिवेंट हो सकता है, कैसे जल्दी डिटेक्ट हो सकता है, और या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से उनको ये कैंसर हुआ, क्या हम उन कैंसर के फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। तो हम ये कुछ आज कॉमन बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है। आज की डेट में ऑलमोस्ट 1 in 8 विमेन में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। ऑलमोस्ट हर 4 मिनट में एक नया कैंसर का डायग्नोसिस हो रहा है जो कि ब्रेस्ट से शुरू होता है। तो इसका बर्डन बढ़ता जा रहा है। कुछ इसलिए भी रीज़न है कि ऐसे हमारे कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से बढ़ता जा रहा है। दूसरा रीज़न ये भी है कि आजकल डायग्नोसिस की मोडालिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, टेस्टिंग मोडालिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी ये कैंसर जल्दी जल्दी डिटेक्ट होना शुरू हो गया है। तो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो एज अ वुमन मालूम होना चाहिए कि क्या मुझे ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा रिस्क है बाकी विमेन से। सो नंबर 1 रिस्क फैक्टर क्या होता है? बीइंग अ वुमन। यस, अजीब साउंड करता है बट कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो मेल्स में ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। तो जस्ट एक वुमन होने के नाते ही सबका एक ब्रेस्ट कैंसर का 1% के अराउंड रिस्क रहता है कि लाइफ टाइम में जनरल पॉपुलेशन में भी, चाहे कोई और रिस्क फैक्टर हो या ना हो, किसी भी वुमन को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, एज। तो उम्र के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता चला जाता है, रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। ये एज रिलेटेड कैंसर भी है जो ज़्यादातर 40 इयर्स और 50 इयर्स के बाद की विमेन में देखा जाता है। जब तक हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, मतलब जब से इनका मेनार्की होता है, दैट इज़ पीरियड का शुरू होना और पीरियड के एंड होने तक के बीच में बॉडी में ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता है, और ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हमेशा एक रिस्क फैक्टर बना सकता है कि कभी भी ब्रेस्ट कैंसर फॉर्म हो सकता है। तीसरा होता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि क्या? जैसे कि अगर किसी का वेट ज़्यादा हो तो ऐसे विमेन में वज़न ज़्यादा होने के कारण भी, क्योंकि वो फैट सेल्स जो होते हैं वो भी ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं, उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। जिनको हम नहीं चेंज कर सकते हैं वो है कि लाइफ में पीरियड कब शुरू हुआ। पीरियड शुरू होने की उम्र अगर कम हो या फिर पीरियड्स ख़त्म होने की उम्र अगर ज़्यादा हो, दैट इज़ मेनोपॉज। तो ये जो पीरियड बढ़ जाता है लाइफ में, जिसमें बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बड़ा रहता है और एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, ऐसे विमेन में भी जिनका जल्दी पीरियड शुरू हुआ या फिर जिनका लेट मेनोपॉज हुआ, इनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और बाकी के कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम बोलते हैं अनमॉडिफाइबल, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक जेनेटिक हिस्ट्री, जिसको कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। तो आपकी फैमिली में अगर जैसे कि आपकी मदर के साइड में उनकी सिस्टर्स या कज़न्स, फर्स्ट कज़न्स, और भी कोई लेडीज़ हैं जिनको अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, एक से ज़्यादा अगर इंडिविजुअल हैं जिनको कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, कम उम्र मतलब 40s में, 30s में भी, पर ये नहीं कि 80 ईयर की एज में, क्योंकि तब तो वो एज रिलेटेड भी हो सकता है। पर हाई रिस्क होता है कि अगर मेरी फैमिली में मदर के साइड पे उनकी सिस्टर, उनकी मदर, उनकी सिस्टर के बच्चों में अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने डॉक्टर के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो। कई बारी ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जिनके कारण कैंसर फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है कि नॉर्मल सेल डिवीजन की जगह ऐसे अबनॉर्मल सेल्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि एक म्यूटेशन हो गई है हमारे जीन्स में। ज़्यादा से ज़्यादा ये फैमिलीज़ में रन करता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जैसे कि मदर हैं या फिर उनकी बहन, उनके बच्चों में किसी में भी अगर ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस था और उनके या तो ट्यूमर के टिश्यू पे या फिर ब्लड में ये ब्राका म्यूटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और उनका म्यूटेशन पॉजिटिव आया था,
इसका मतलब है कि आप भी हाई रिस्क पे हो सकते हैं एंड आपको भी ये काउंसिल किया जाएगा कि ब्राका की टेस्टिंग करानी चाहिए। तो ये जेनेटिक काउंसलर और ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साथ में मिलके आपको इसके बारे में समझाएंगे एंड आगे गाइड करते हैं। तो ये भी एक ऐसा रिस्क फैक्टर होता है, अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। कुछ रिस्क फैक्टर्स पुराने ट्रीटमेंट के कारण भी आ सकते हैं। अगर कभी चाइल्डहुड में किसी को रेडिएशन से एक्सपोजर हुआ हो, और रेडिएशन का मतलब ये नहीं है कि एक्सरे या सीटी स्कैन का टेस्टिंग, रेडिएशन का मतलब है अगर किसी को चाइल्डहुड में कोई कैंसर था और उसके कारण उनको रेडिएशन मोडालिटी का ट्रीटमेंट लेना पड़ा था, तो ऐसे लोगों में बड़े होके 20 साल के बाद, 10 साल के बाद उनमें भी कैंसर डेवलप होने का रिस्क रहता है। ऐसे लोगों में भी हम टेस्टिंग और स्क्रीनिंग जल्दी शुरू करते हैं, और ये भी एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो ट्रीटमेंट रिलेटेड होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है तो ज़्यादातर कॉमनली विमेन यूज़ करती हैं, और वो होते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट। जैसे कि कुछ ओल्ड विमेन होती हैं या फिर जो मेनोपॉजल विमेन होती हैं, पेरीमेनोपॉजल विमेन होती हैं, जिनमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलता है, तो उससे भी एक रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का, जो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट समझा सकते हैं एंड फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग के सहारे आपकी मदद कर सकते हैं। अब ये तो हो गई बात सारे अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स की। अब हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। मैंने टॉक शुरू की थी एक बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइबल फैक्टर से, वो है ओबेसिटी, मतलब ओवरवेट होना। तो वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑप्टिमल अपने एज के हिसाब से वेट मेंटेन करना, अपने बॉडी हाइट के हिसाब से वेट मेंटेन करना, इससे क्या होता है, हमारा कई सारे कैंसर्स का रिस्क भी कम होता है। लाइफस्टाइल डिजीजेस का रिस्क तो कम होता ही है, बट साथ ही साथ इवन ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क कम होता है। तो ज़्यादा मोटापा होना वो भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी जो होती है उसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, और वो प्रोटेक्शन ये होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। तो ये देखा गया है कि जो विमेन जिनका फर्स्ट चाइल्ड अगर 35 के एज के बाद में होता है, तो ऐसी लेडीज़ में भी ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जिनके चाइल्ड बेयरिंग की एज जल्दी होती है, उसका मतलब है कि 20s में होती है, तो उनमें देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर की एक्चुअली में प्रोटेक्टिव, उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो चाइल्ड बेयरिंग एंड टाइमली चाइल्ड बेयरिंग भी एक ऐसा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसके वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन मिल सकती है। और बात करते हैं कंज्यूमेबल्स पे। अब हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मॉडिफाइबल फैक्टर होता है हम बॉडी में क्या डालते हैं अपने। उसमें पाया गया है कि अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में लिया जाए या ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। कम फ्रीक्वेंसी में, मॉडरेशन में, वंस इन अ वाइल से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बट येस मोर क्वांटिटी मीन्स अल्कोहल से रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। देन कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिसके दौरान ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर कम होता है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जो विमेन चाइल्ड बेयरिंग के बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती हैं फॉर एनी रीज़न, उन लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा और भी होते हैं मेडिसिन रिलेटेड, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये भी एक मॉडिफाइबल फैक्टर ही माना जाता है कि हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कितनी फ्रीक्वेंसी में और कितने ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम तक यूज़ करते हैं। तो ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे। जो पहले आज से 10 साल 20 साल पहले जो पिल्स आते थे उनमें ईस्ट्रोजन का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होता था, पर आज की डेट में जो OCPs अवेलेबल हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है गायनेकोलॉजी में फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, तो उनमें आज की डेट में ईस्ट्रोजन भी कम है और प्रोजेस्टेरॉन भी है। तो इतना रिस्क नहीं है जितना पहले होता था, पर फिर भी अगर लंबे ड्यूरेशन तक 5 साल तक भी यूज़ किया जाए तो ऐसे इंडिविजुअल्स में कंपेयर किया जाए जनरल पॉपुलेशन से जिनका OCP से एक्सपोजर नहीं है,
इन लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम रोज़ की बातों में डिस्कस कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मॉडिफाइबल मतलब जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारी हाथ में है, एंड अनमॉडिफाइबल मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं पर उससे हमें मालूम होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि इन सब से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। और चाहे ये फैक्टर्स हो या ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब मैमोग्राम्स, स्क्रीनिंग मतलब सोनोमैमोग्राम्स, जिनको बोलते हैं ब्रेस्ट का एक्सरे या तो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड। तो ये 40 इयर्स की एज के बाद में शुरू हो जाते हैं एंड चाहे ये रिस्क फैक्टर्स हो या ना हो, हर वुमेन को इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये वीडियो जो है, आई होप आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिले कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स की, इम्पोर्टेंस क्या है जेनेटिक म्यूटेशंस के बारे में पता होने की, एंड इम्पोर्टेंस क्या है ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी कैच करने की। थैंक यू।